तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज हम थोड़ा और जानकारी लेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन, अब तक हमने पढ़ा साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ, थोड़ा थोड़ा पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड हम लोग डिफरेंशिएशन में जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे तो उस टाइम देख लिया, राइट। पर कुछ कुछ ग्राफ बचा हुआ था, हालांकि बहुत सारा ग्राफ बचा हुआ था। अपना सर्कल बचा हुआ था, अपना इलिप्स बचा हुआ था, अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बचा हुआ था और बहुत सारा ग्राफ बचा हुआ था। तो अभी थोड़ा हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले सर्कल भैया के पास पहुंचते हैं। हेलो सर्कल भैया। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्कल का ग्राफ। सर्कल का डेफिनेशन क्या है बच्चों? ये एक प्लेन फिगर है। कैसा फिगर है? प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर का मतलब फ्लैट सरफेस पर रहेगा, फ्लैट सरफेस पर रहेगा। फ्लैट सरफेस हम लोग यहाँ मान के चलते हैं जनरली कि एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं अभी सर्कल। अभी हम मान ले रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में है, हम इस बोर्ड को ही मान ले रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन है। अब बच्चों आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है और केस 1 में हम मानने वाले हैं यहाँ पर कि जो अपना सर्कल का सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। अब एक सर्कल बना दें, यहाँ सर्कल बन गया अपना, अच्छी बात। तो सर्कल जब बना है बच्चों तो एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा सर्कल पे, एक्स कॉमा वाई एकदम लेना पड़ेगा। कहीं भी एक्स कॉमा वाई पूरे सरकमफेरेंस पर है। सर्कल पर कहने का मतलब है कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर पॉइंट लाई कर रहा है। अब मेरे बच्चों, सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस के बराबर। तो ओरिजिन से या किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक्स वाई प्लेन में हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? x माइनस x1, यहाँ x1 तो 0 है यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, क्योंकि कहीं भी x कॉमा वाई होता जनरल तो सेंटर से डिस्टेंस r होता, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। एक और बात मैंने आपको पहले बता दी थी जब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन बता रहा था, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू बच्चों आप लिख सकते हैं r cos थीटा और y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं r sin थीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप करके देखें, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी दिया हो कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, 2D मोशन में हम आएंगे, 2D मोशन में जब पढ़ेंगे तो ऐसा सवाल आएगा कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि एक्स उसका ऐसे वेरी करता है, वाई ऐसे वेरी करता है, तो वो किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, पर वहाँ अभी हम नहीं आए हैं। पर एक्स वाई प्लेन में ही ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन ना हो, माने फिर से अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्यारा सा हो सकता है सेंटर कहीं यहाँ हो, 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 पर अभी मान के चलते हैं कि यहाँ है। तो फिर से तो सर्कल बनाना ना पड़ेगा हमको, ऐसे सेंटर मान लेंगे हम x1 कॉमा y1 पर है। अब जनरल पॉइंट कोई x कॉमा y, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से वही r डिस्टेंस हो जाएगा। बट यहाँ सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस x1, किसी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? यही होता है, इज इक्वल टू r, मतलब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो अपना ये आ जाएगा बच्चों। मतलब बच्चों यहाँ से आपको क्या दिमाग में क्लिक कर रहा है? ऐसा भी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। यहाँ पे बच्चों x माइनस x1 को हम लिख देते हैं r cos थीटा। ऑफ कोर्स यहाँ थीटा क्या है बच्चों? यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये वाला एंगल थीटा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये वाला एंगल थीटा है। उस समय ये वाला एंगल थीटा था, अभी भी एक्स एक्सिस के साथ ही थीटा बना रहा है। y माइनस वाई वन, चाहे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y माइनस वाई वन फिर क्या हो जाएगा बच्चों? r साइन थीटा, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। जैसे बच्चों इस पर कुछ हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे इसी सवाल पे ध्यान से देखिए आप।
x1 y1 किसी कोऑर्डिनेट में हो सकता है x एक्सिस पे हो सकता है y एक्सिस पे हो। बच्चों सेंटर पहचानिए कहाँ पे है, सेंटर पहचानिए। मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो रेडियस ऑफ कोर्स इसका कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। x माइनस x1 यानी x माइनस x1 तो x1 हो गया 2 और y माइनस y1 तो y1 हो गया 4, यानी सेंटर 2,4 पर है। पहला सवाल डी। दूसरा सवाल, अब बताइए बच्चों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये r स्क्वायर है तो r इसमें 5 डील। x माइनस x1 इज इक्वल टू x प्लस 2 है, यानी इसको लिख सकते हैं, सॉरी x माइनस माइनस 2, यानी कि x1 यहाँ से कितना आ गया बच्चों, x1 यहाँ से आ गया बच्चों -2 के बराबर। x माइनस माइनस 2 ही तो x प्लस 2 होगा और y1 यहाँ पे तो 3 हो ही गया। अब बच्चों मान लो कि कहीं दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहाँ r स्क्वायर 64 है बच्चों, यानी कि r की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 का स्क्वायर ही 64 होता है। और x स्क्वायर है बच्चों, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, और ये y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। इसका मतलब है कि x1 अपना 0 है बच्चों और y1 अपना -2 है। x0 किस कोऑर्डिनेट पे होता है, इसका सेंटर जो है y एक्सिस पे लाई करेगा 0, -2 पर। और सवाल करवाएं क्या, और सवाल करवाएं क्या? जैसे अब देखो बच्चों, एक और सवाल ले लेते हैं प्यारा सा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है बच्चों, 9 है। तो इसका सेंटर x इज इक्वल टू -2 पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। y1 इज इक्वल टू -3 यानी -2, -3 पे, और रेडियस इसका हो गया 3। मेरे को नहीं लग रहा है कि सर्कल में आपको कोई तकलीफ होगा। सर्कल के साथ आप खेलिएगा, फिजिक्स में जितना भी आएगा सर्कल का प्रयोग। अब बच्चों हम चलते हैं थोड़ा सा इलिप्स पर। इलिप्स पर क्यों बच्चों? अरे सर्कल तो हो गया ना, अरे भाई साहब ओह सर्कल हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों इलिप्स के पास। इलिप्स बच्चों आपको ये जान के हैरानी होगी, हैरानी नहीं होगी, आप जानते हैं, परेशानी होगी कि हमारा जो अर्थ है, जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। कैसे पाथ पे घूम रहा है? इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। अच्छी बात है भाई, तो इलिप्स पढ़ना तो और जरूरी हो गया है। सर्कल को इसे चपेट दीजिएगा तो बन जाएगा इलिप्स। इलिप्स यहाँ 2 प्रकार का हो सकता है बच्चों, सिंप्लीफाइड तरीके से। एक इस तरह से दिखाया गया होगा और एक इस तरीके से दिखाया गया होगा बच्चों। यहां पर इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जिसके तरफ लेंथ ज़्यादा हो मेजर एक्सिस, और जिसके तरफ लेंथ थोड़ा कम हो उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। यहां पे बच्चों ये वाला हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट है ये है a,0 और -a,0, और ये है 0, -b और ये है 0, b। ये हो जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चों ए में मेजर एक्सिस क्या हो गया, 2a के बराबर हो गया, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चों हो गया 2b, 2a लिख दिया क्या, 2b के बराबर। ये a यहाँ तक 2a, और ये b यहाँ से यहाँ, b यहाँ से यहाँ 2b। अब बच्चों a क्या है, a यहाँ पे है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। उसी प्रकार से b है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ये आप दिमाग में रखिएगा, सेमी माइनर मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ के लिख लीजिए, ये वाला लेंथ, ठीक है। यहाँ पर ये मेजर एक्सिस है,
तो यहाँ पे बच्चों हम बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2b, और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, सेमी मेजर इज इक्वल टू b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा b। ठीक है बच्चों, बहुत इजी चीज़ है। ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पे बच्चों जो इक्वेशन लिखते हैं हम, जब इस टाइप का रहेगा और सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, यहाँ भी सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। जब सेंटर ओरिजिन पे रहे और यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रहे, तो इक्वेशन हम ध्यान से देखो बच्चों लिखते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर आप। ये सारी बातें तो आपने नोट कर ली हैं, तो कुछ कुछ मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बच्चों ए ग्रेटर देन बी होगा। इसका इक्वेशन जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा यही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। बस यही खेला होता है यहाँ पे। यहाँ का जनरल पॉइंट अगर ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में लिखना है बच्चों तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा ऊपर में ए ग्रेटर देन बी का केस है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू लिखेंगे बी साइन थीटा। यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू उसी प्रकार से ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब सोल्व करके देख लो, एक्स बाई ए कॉस थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बाई बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ दो फिर यही आ जाएगा। यही केस इसमें भी कर दो। इतना क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? एकदम हो गया सर, वेरी गुड। कुछ कुछ और बातें मैं बताने वाला हूँ इलिप्स के अंदर, ध्यान से देखना आप। कुछ और चीज़ें डिफाइन होती हैं इलिप्स में। क्या चीज़ें डिफाइन होती है? मैं सिर्फ सेंटर एट द ओरिजिन के बारे में बताऊंगा और जानकारी इलिप्स के बारे में दूंगा, लेकिन आपको अभी गौर फरमाना होगा। तो बच्चों एक प्यारी सी चीज़ जो है इलिप्स के बारे में वो मैं बता रहा हूँ आपको। दो और पॉइंट्स डिफाइन होते हैं, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। ये अगर a,0 है, ये -a,0 है, तो फोकस 1 का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है बच्चों वो हो जाता है ae,0 और -ae,0। अब यहाँ ई नाम का क्या जंतु है? तो ई को हम बोलते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसको कैसे पता करते हैं? तो एक रिलेशन है बच्चों, यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ हम ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा हम लिख देते हैं। यहाँ से आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपका इलिप्स इस टाइप से रहता, ध्यान से देखिए, जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे रहता ऐसे, तो यहाँ पे भी दो फोकस होता, फोकस 1 फोकस 2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाता 0,BE या EB और 0,-BE। यहाँ पे हम लिखते छोटा कौन है, ए छोटा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हम लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू बच्चों इलिप्स का कोई भी केस हो, ई का वैल्यू जो होता है हरदम लेस देन 1 होता है। ये ध्यान में रहना चाहिए बात। इतना ध्यान में है बच्चों, ई लेस देन 1 है, अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ae,0, अच्छी बात है, वेरी गुड। जैसे मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, राइट, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इलिप्स कैसा बनेगा? a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 4 है, तो इलिप्स जो बनेगा इस टाइप से बनेगा।
सॉरी 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 वेरी मच सॉरी, ए ग्रेटर देन बी आ गया है ना जी। अरे भाई साहब ये क्या पाप हो गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसा बनेगा कुछ बच्चों, ये हो जाएगा 5,0, ये -5,0, ये 0,4, ये 0,-4। ई की वैल्यू यहाँ कैसे कैलकुलेट करें भाई साहब, तो b² मतलब 16 इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e², यानी 16/25 इज इक्वल टू 1 - e², यानी e² इज इक्वल टू 1 - 16/25 यानी कि 9/25, यानी e इज इक्वल टू 3/5 0.6। तो इसका फोकस कहाँ हो जाएगा, AE, यानी फोकस F1 और F2। तो F1 अगर हम लिखना चाहें यहाँ लिख देते हैं, F1 इज इक्वल टू, तो AE, 0, AE क्या है भाई, A है 5 इंटू E है 3/5, यानी कि 3 हो गया, यानी कि क्या हो गया 3,0 हो गया। और F2 जो हो गया उसका कोऑर्डिनेट -3,0 हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यही सवाल मैं रिवर्स कर देता, x²/16 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1, क्लियरली यहाँ पर b इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 4 है, b ग्रेटर देन a है। इसका मतलब है कि जो भी इलिप्स बनेगा वो ऐसा इलिप्स बनेगा। यहाँ पे ये हो जाता 0,5 0,b और ये 0,-5, ये वाला हो जाता -4,0 और ये हो जाता 4,0। अब b², ठीक है, a² इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था, a² इज इक्वल टू b² - 1 - e², यानी e का वैल्यू यहाँ भी 3/5 आ जाएगा। अब फोकस 0,be, यानी 0,b कितना है भाई 5 इंटू 3/5, मतलब 0,3 और 0,-3। कितना इजी लाइफ है कि नहीं है? इतना इजी लाइफ होता है क्या? अरे इतना इजी लाइफ होता है क्या? अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, इलिप्स के गहराइयों में जा रहे हैं। ये भी 2D में आएगा और SHM वगैरह पढ़िएगा तो वहाँ भी आएगा, और वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा तो वहाँ भी आएगा, बहुत जगह आएगा, आते रहेगा, है कि नहीं? तो इसका टेंशन मत लीजिए, काइनेमैटिक्स से लेके वेव ऑप्टिक्स से लेके हर जगह ये आते रहता है ना? अच्छी बात है। तो इलिप्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? बेसिक डेफिनेशन अभी आप यहीं तक पढ़िए कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। जेई के सिलेबस में बहुत कॉम्प्लेक्स बातें पढ़नी है इसके बारे में, कि किसी भी लाइन के अलोंग मेजर एक्सिस, किसी भी लाइन के अलोंग माइनर एक्सिस दे देगा, तो उससे अभी हमारा रिश्ता नाता नहीं है। जेई के बच्चे जो AIR 10 के लिए फाइट कर रहे हैं वो अपना उसको देखेंगे, है कि नहीं, और वो खुद कर ही लेंगे। आप बेसिक बातें सीखिए यहाँ पर, और अगर उतना दिमाग चलता है तो आप मैथ्स में सीख के फिजिक्स में अप्लाई कर लीजिएगा, इतना मेरे को आप पे ट्रस्ट है। आप बेसिक चीज़ें यहाँ सीखिए, है ना? तो इलिप्स बेसिक डेफिनेशन ये है बच्चों, मैं ऐसे इसका मेजर एक्सिस बना कर बता रहा हूँ आपको, राइट। इलिप्स जैसे ये फोकस है 1 और फोकस 2 है, ये दो स्पेशल पॉइंट्स हैं बच्चों इलिप्स के। मान लो कोई जनरल पॉइंट ले लिया हमने इलिप्स पे, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर S1 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर S2 है, तो S1 प्लस S2 इस केस में बच्चों 2a हो जाएगा, मतलब मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए, किसी भी पॉइंट पर, जो मैं फिर से बना ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर से बना लूँ, ठीक है बना लेता हूँ। चलो बच्चों फिर से बना लेता हूँ मैं। अरे यार क्या कलर में चेंजिंग आ जा रहा है। मान लो बच्चों यहाँ फोकस था, यहाँ फोकस था, यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, तो यहाँ अगर डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट का D1 और यहाँ से D2, तो D1 प्लस D2 फिर से 2a के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द टू फोकस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। एक फोकस से
किसी पॉइंट का दूसरे फोकस, कहीं भी यहाँ भी चले जाओ तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ 2a के बराबर, यहाँ भी चले जाओ तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ 2a के बराबर, यहाँ चले जाओ तो ये लेंथ। अगर कहीं इलिप्स जो अपना ऐसा है बच्चों, तो यहाँ 2a नहीं होके क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक फोकस यहाँ एक फोकस, अब यहाँ पे कोई पॉइंट, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, यहाँ s1 प्लस s2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2b के बराबर। द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, एंड इन दिस केस मेजर एक्सिस लेंथ इज 2b। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। अगर एक बकरी को बांध दो और उसको 2 खूंटे में बांध दो और एक रस्सी का लेंथ कांस्टेंट रखो और उसके गले में एक रिंग बांध दो ताकि ये रस्सी जो है रिंग पर स्लाइड कर सके, तो जो घास चरेगी वो पूरा इलिप्टिकल सरफेस पे चरेगी। मैक्सिमम जो बाउंड्री बनेगा वो इलिप्स बनेगा, चरा हुआ घास जो है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब रस्सी स्लाइड कर सकता है तभी तो इस रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, तो एकदम स्ट्रेच करके जाएगा तो बाउंड्री लाइन जो बनेगी वो इलिप्स बनेगी। मेरे को लगता है आप समझ गए। रस्सी स्लाइड कर सकती है बकरी के जो है गले में बांधी हुई रिंग में। इलिप्स हो गया बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो मैं इसका एप्लीकेशन बोल रहा हूं आपको कि फिजिक्स में है, राइट? अच्छी बात। तो ये ग्राफ तब बनता है जब 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो ना, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, ये पहले समझ जाते हैं हम लोग। मतलब x इंटू वाई कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, मतलब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अभी मान के चलो कि दोनों पॉजिटिव है, मान के चलो, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है, पर मान के चलो पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो भाई दोनों जब पॉजिटिव है तो अगर x की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाती है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे और प्रोडक्ट को सेम रखना है तो इसमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 10 टाइम्स हो जाता है तो ये 1/10 टाइम्स हो जाएगा, ये 100 टाइम्स हो जाएगा तो ये 1/100 टाइम्स हो जाएगा, ये करोड़ गुना हो गया तो ये 1/करोड़ टाइम्स हो जाएगा, ये अगर 1/10 हो गया तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रखना है तो इसकी वैल्यू जितनी टाइम मल्टीप्लाई होती जाएगी इसकी वैल्यू उतनी टाइम्स डिवाइड होते जाएगी। अब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे सिंपल है बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होता है जो फिजिकल क्वांटिटी, जब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ x y, अगर मान लो कि x इज इंटू वाई यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो इसको 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको 2 तो ये भी 2, इसको अगर 4 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 8 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको 1/2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वेरी वेरी लार्ज होगा तो ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा तो ये वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? तो बच्चों अगर x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। अच्छी बात है। केस हम मान के चलते हैं कि दोनों ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। तो बच्चों एक पॉइंट 1,4 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 1,4, सॉरी थोड़ा और ऊपर 1,4, फिर 2,2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, फिर 4,1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो y यहाँ पे क्या है 4/x, x की वैल्यू बहुत छोटी है तो y की वैल्यू बहुत बड़ी है, x 0 के आसपास है तो y इनफाइनाइट के आसपास है, तो ये एसिम्पटोट ऐसे बनाता हुआ आएगा। उसी प्रकार से बच्चों अगर
y की वैल्यू बहुत छोटी है तो x की बहुत ज़्यादा है, या x की बहुत ज़्यादा है तो y की बहुत छोटी है। ऐसे बच्चों ये प्यारा सा ये जो ग्राफ है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y एक्सिस के करीब जाएगा, पर y एक्सिस में टच नहीं करेगा। तो एट इनफाइनाइट दिस लाइन ग्राफ becomes asymptote टू एक्स एक्सिस, इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। वैसा लाइन जो अप्रोच कर रहा है, दिख रहा है कि जा रहा है करीब, सट रहा है पर छू नहीं पा रहा है, करीब जा रहा है, करीब जाते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जितना बढ़ाओगे y घटते जाएगा, पर यहाँ कुछ भी हो जाए ये जीरो नहीं होगा। मतलब करीब जा रहा है, लगभग पैरेलल लग रहा है पर टच नहीं कर रहा है। दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। यहाँ पे x की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, y की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तो x देखो बहुत छोटी हो गई। ये सटने जैसा लग रहा है पर सट नहीं पा रहा है, मतलब टच नहीं कर पा रहा है। सटना ठेठ भाषा है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता कि दोनों पॉजिटिव रहे और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो भाई x भी निगेटिव होता, y भी निगेटिव होता, फिर ग्राफ ऐसा भी हो जाता। मतलब इसका सीधे इस तरफ इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री में ग्राफ आ जाता। अगर x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 रहता और -4 प्रोडक्ट रहता तो ऐसे बनता। अगर x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 और प्रोडक्ट -4 रहता तो ऐसे ग्राफ बनता। इसी का मिरर इमेज नीचे, इसी का मिरर इमेज इसमें, और इसी का सिमेट्री इसमें। तो उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको समझ में आ गया है। कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, रेयर केस, रेयर ऑफ द रेयर केस, ऐसे जनरली अभी तक पूछा नहीं है कि अगर x प्लस x1 इंटू वाई प्लस y1 अगर कांस्टेंट हो और मान लो कि पॉजिटिव कांस्टेंट ही है, तो भाई साहब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सॉरी x प्लस मतलब भाई x माइनस ले लो, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है मान लो। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस बनाइएगा, वैसे ही प्यारा सा। अगर मान लो कि दोनों पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू x1 यहाँ बनाएंगे, y इज इक्वल टू y1 यहाँ बनाएंगे, ग्राफ वैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा अपना प्यारा सा ऐसे। लेकिन अभी एक्स वाई एक्सिस के अबाउट नहीं बनेगा, अभी इन दोनों एक्सिस के अबाउट बनेगा। ये है x इज इक्वल टू x1 के अबाउट और ये y इज इक्वल टू y1 के अबाउट बनेगा। कि नहीं समझ में आया। अब मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे एक मैं और दे रहा हूँ आपको, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 16 है सपोज। तो x माइनस x1 अगर लिखना चाहें तो x माइनस माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 16 कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 एक लाइन बना दीजिए आप यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू -2 बन गया है ना, और यहाँ पे y माइनस 4 y इज इक्वल टू 4 बना दीजिए। अब जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो या तो ऐसे बनेगा नहीं तो ऐसे बनेगा अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो। फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों या तो निगेटिव है नहीं तो दोनों पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपको क्लियर ही है, और उसी का सीधा मिरर इमेज इसके अबाउट सिमेट्री। सॉरी, अब बच्चों एक और रिलेशन है जो आपको बताना है, एक और रिलेशन है जो आपको यहाँ पर बताना है। वो रिलेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये ऐसे यार, ओह मिल जा बेटा, हाँ मिल गया अस्त्र। आप ध्यान से देखिए बच्चों, कभी ज़िंदगी में ऐसा भी रह सकता है x टू द पावर अल्फ़ा इंटू वाई टू द पावर बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर मान लो बच्चों कि पहले
अल्फा इंटू बीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें भी पहला केस और दूसरा केस कुछ भी हो सकता है, पर मान के चलो कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है और बीटा ग्रेटर देन 0 है। अच्छी बात। तो बच्चों जब दोनों ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो ऐसा बनेगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ग्राफ फिर से वैसा ही बन जाएगा, ग्राफ फिर से वैसा ही बन जाएगा। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ फिर से वैसा ही बन जाएगा। जैसे कि बच्चों x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 इज इक्वल टू सम 8 या 9 कुछ भी है, तो ग्राफ अपना फिर से ऐसा ही बन जाएगा। इस केस में एक कंपैरिजन होता है बच्चों दो के बीच में, कि कॉमन पॉइंट से कौन नीचे से गुजरेगा और कौन ऊपर से गुजरेगा। ऐसा रिलेशन आएगा अल्फा बीटा के बीच में, तो आप बाद में चेक कर लेंगे या मैं ही चेक करवाऊंगा। पर अभी आप देखें कि अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा थोड़ा। अगर दोनों लेस देन भी 0 हो ना बच्चों, तो मज़े की बात क्या है पता है, कि अगर x के पावर अल्फा इंटू वाई के बीटा, यानी x के पावर -3 इंटू वाई के पावर -4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना बच्चों, तो कहने की बात यह है कि फिर भी तो क्या हो गया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है। इम्प्लाइज दैट x के पावर 3 वाई के पावर 4 फिर कॉन्स्टेंट क्या आ गया। क्यों आ गया भाई, तो इधर ले आओ, 1/कॉन्स्टेंट भी तो कोई कॉन्स्टेंट ही होगा ना, तो फिर तो वही बात आ गया। तो दोनों का पावर अगर निगेटिव भी हो तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से वैसा ही बनेगा जैसा कि बन रहा था, ऐसा। वेरी गुड, यहाँ पर तो बात मज़ेदार है। यहाँ पर एक बात मज़ेदार ये हो जाती है, कंपैरिजन ये होता है बच्चों, जब दोनों पॉजिटिव हो। मान लो अभी दोनों को पॉजिटिव ही कर दे रहे हैं। क्यों दोनों को पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएगा, फिर भी तो दोनों को पॉजिटिव करके कांस्टेंट कर देंगे, जैसा कि मैंने किया। तो दोनों को पॉजिटिव मान लो यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव बनाया ही जा सकता है ग्रेटर देन 0। अब इसमें कंपैरिजन कहाँ पे आ जाता है, ये ध्यान पे देखना बच्चों। x टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। जेई के बच्चे डिराइवेशन देखें, नीट के बच्चे फाइनल रिजल्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, जेई मेन के बच्चे भी फाइनल रिजल्ट पे फोकस कर सकते हैं, पर डिराइवेशन देखिएगा तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या है बच्चों, पहले इसको हम क्या मानेंगे कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के पावर बीटा बच गया x के पावर अल्फा को, यानी कि अल्फा इंटू एक्स के पावर अल्फा -1, ये ख़त्म, प्लस x के पावर अल्फा ऐसे ही छोड़ देंगे, y के पावर बीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, dy इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों बीटा इंटू वाई के पावर बीटा -1 इंटू dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अच्छी बात है। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है ये देखिए आप, तो कॉमन आ गया बच्चों यहाँ पर, कॉमन देखिए x के पावर अल्फा -1 इंटू वाई के पावर बीटा -1, ये कॉमन आ गया है। अब इसके बाद बचा क्या है, इसमें बच गया है अल्फा इंटू वाई, प्लस इसमें बच गया है बच्चों बीटा इंटू एक्स, और इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी बच गया है बच्चों, सॉरी ये बच गया है कितना, 0 के बराबर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आप गौर से देखिए, इसको उधर ले जाओगे तो ये इसे भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि बच्चों ये अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स dy बाई
dx इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0, यानी कि बीटा एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस अल्फ़ा वाई, यानी कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पे, माइनस अल्फ़ा बाई बीटा इंटू वाई बाई एक्स। ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना, माइनस अल्फ़ा बाई बीटा इंटू वाई बाई एक्स, यही है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छी बात है। तो इस रिजल्ट से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये रिलेशन था तो ये चीज़ आया है। अब इस चीज़ को हम नोट करके रख लेंगे, इस चीज़ को हम नोट करके रखेंगे यहाँ पे बच्चों, इस चीज़ को हम नोट करेंगे कहाँ पर, साइड में, यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बाई बीटा इंटू वाई बाई एक्स। नोट करके रख लिया, दोनों को ग्रेटर देन 0 माना हुआ है। अच्छी बात है। मैं 2 केसेस लेता हूँ आपके सामने, 2 ग्राफ्स लेता हूँ। एक ग्राफ ले रहा हूँ x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा ले रहा हूँ x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों केस में मैंने अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0 लिया है। अच्छी बात है। अब दोनों के ग्राफ को हम कंपेयर करना चाहेंगे, तो इसको बोलेंगे पहला ग्राफ, इसको बोलेंगे दूसरा ग्राफ। कंपेयर करना मैं सिखा रहा हूँ बच्चों। ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्राफ जो बनेगा कुछ इसी टाइप से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा, पर इसी टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों कहीं ना कहीं तो दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, तो कॉमन पॉइंट से हम एनालिसिस करेंगे। अच्छी बात है। और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, किस में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या होता है यहाँ, x ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब बच्चों y भी ग्रेटर देन 0, x भी ग्रेटर देन 0, अल्फा भी ग्रेटर देन 0, बीटा भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब, अगर इसका स्लोप ऐसे आया है मतलब dy बाई डी एक्स निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि y x के रिस्पेक्ट में घट रहा है, क्योंकि अल्फा भी ग्रेटर देन 0 माना है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 माना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो dy बाई डी एक्स निगेटिव, मतलब लिखो यहाँ dy बाई डी एक्स निगेटिव। ऑफ कोर्स x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। अच्छी बात है। पर ज़्यादा रेट से कौन घट रहा है ज़्यादा रेट से कौन घट रहा है, जिसका अल्फा बाई बीटा ज़्यादा है वो ज़्यादा रेट से घट रहा है। सेम पॉइंट पे, अगर सेम पॉइंट जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ का आ जाए, कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो वाई एक्स सेम होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ज़्यादा रेट से कौन घट रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ज़्यादा रेट से कौन घट रहा होगा, जिसका अल्फा बाई बीटा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि किसी का डी वाई बाई डी एक्स अगर -5 है और किसी का डी वाई बाई डी एक्स अगर -4 है, तो ज़्यादा रेट से कौन घट रहा है, ये वाला घट रहा है। तो मैं अब ग्राफ बनाता हूँ और दोनों ग्राफ बनाता हूँ बच्चों। एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा। तो अब बच्चों ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ज़्यादा रेट से कौन घट रहा होगा, वो नीचे से गुजर जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा रेट से कौन घट रहा है भाई, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे -3/4 इंटू वाई बाई एक्स। और इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों -4/3 इंटू वाई बाई एक्स। तो यहाँ कॉमन पॉइंट है x, y, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन के टाइम ज़्यादा रेट से जो घट रहा होगा वो नीचे से निकलेगा, नीचे से निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा रेट से जो घट रहा है उसका y ज़्यादा रेट से घट रहा है। तो नीचे से यहाँ कौन निकलेगा, नीचे से ये निकलेगा। मतलब जो ये ग्राफ होगा वो 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा और ये ग्राफ होगा वो 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोडाइनेमिक्स में ऐसा चीज़ आपको परेशान करेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। मेरे को लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।
थैंक यू बच्चों। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा फिजिक्स में, इसीलिए मैंने ऐसा करवाया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया है उसको बार बार सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। डिफ्रेंसिएशन जानना जरूरी है, ग्राफ में बहुत यूज है उसका। अब बच्चों इसी का अगला कड़ी x के पावर अल्फ़ा इंटू वाई के बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा लेस देन 0 है। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। और ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। अच्छी बात है भाई साहब, अच्छी बात है। यानी बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ। मान लो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल, x के पावर -3 इंटू वाई के पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी लिख सकते हैं y के पावर 4 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x के पावर 3, इधर जाएगा तो, यानी y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x के पावर 3/4। अरे भाई साहब एकदम सही बात लिख दिया। y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x के पावर सम पॉजिटिव नंबर आपने लिख दिया है इसी फॉर्म को बदल के। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आने लगेगा जो भी बातें होंगी। बच्चों ये कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है x के पावर 4 इंटू वाई के पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं x के पावर 4 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई के पावर 3। मतलब यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये इधर c आ जाएगा तो 1/c, मान लो कि सम कॉन्स्टेंट c डैश इंटू x के पावर 4/3। स्टेप मैंने नहीं छोड़ा है बच्चों, आप स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर लो। चलो भाई, y के पावर 3 इज इक्वल टू 1/c इंटू एक्स के पावर 4, यानी y इज इक्वल टू यहाँ पर 1/c के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 4/3। चलो करो, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट हो गया तो c डैश इंटू एक्स के पावर 4/3, यानी y को सम कांस्टेंट इंटू एक्स के पावर समथिंग में एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे दोनों में से कोई निगेटिव रहे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहे, तो ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं। और एक्सप्रेस करते समय जो x का पावर आएगा वो बार बार पॉजिटिव आएगा अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो। और पॉजिटिव में भी क्या आ रहा है भाई, यानी ऐसे केसेस में जो एक्सप्रेशन अपना बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से अगर हम आ रहे हैं तो y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे देखो 3/4 बना, मतलब मोड ऑफ अल्फा बाई बीटा बन रहा है। यहाँ भी देखो 4/3 मोड ऑफ अल्फा बाई बीटा, मोड में कर दो तो 4/-3 का मोड क्या होगा 4/3, यानी फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है, फाइनल फॉर्म। तो ऐसा फाइनल फॉर्म है कि नहीं। तो इस फाइनल फॉर्म को हम चेक करते हैं, अपना जो चेकिंग पॉइंट रहेगा, ध्यान में रख लो, चेकिंग पॉइंट जो है ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से देखना आप। जो चेकिंग पॉइंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बाई बीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बाई बीटा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बाई बीटा से हम क्या करेंगे देखना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बाई बीटा से हम क्या करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा बाई बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा कनकेव अपवर्ड टाइप का। लेकिन वही अगर चेकिंग पॉइंट मिटा देता हूं मैं, अगर वही आपका अल्फा बाई बीटा, अरे मेरे भाई अल्फा बाई बीटा अगर लेस देन 1 हुआ तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा कनकेव डाउनवर्ड,
और अगर अल्फ़ा बाई बीटा 1 हो जाता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता। अल्फ़ा बाई बीटा ये भी कर ही दे रहा हूँ भाई, y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स बन जाता है कि नहीं, 1 हो जाता तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाता। अच्छी बात है भाई। तो मेरे को लग रहा है कि इतना तो आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं आएगी, है कि नहीं। अब दो कंपेयर करने दे भाई, तो जिसका अल्फ़ा बाई बीटा ज़्यादा होगा वो ऊपर से निकलेगा। अगर दो को कंपेयर करने दे और इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगा तो जिसका अल्फ़ा बाई बीटा ज़्यादा होगा वो ऊपर से निकलेगा। इस बात का आप बस ख्याल रखें। यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा मोर होगा तो ग्राफ ऊपर से निकलेगी। जैसे कि देखो बच्चों, एक केस कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। जैसे x के पावर -3 इंटू वाई के पावर 4 इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4, मतलब कि ऐसे आएगा ग्राफ। यहाँ पे अगर ऐसे ही रहता x के पावर -4 इंटू वाई के पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ जो हो जाता बच्चों कुछ ऐसा हो जाता। फिर भी मैंने यहाँ कंपैरिजन तो किया नहीं है, खैर कंपैरिजन मैं करके बता दे रहा हूँ। इसी में कंपैरिजन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि x टू द पावर -5 इंटू वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई टू द पावर 6 कर दो। यहाँ पे क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो इन दोनों में कंपेयर करो तो इसको पहला ग्राफ मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे। तो अल्फ़ा बाई बीटा किसका ज़्यादा हो रहा है, इसका तो 3/4 है और इसका 5/6 है। तो ये तो 0.75 ही है और ये 5/6 है, तो ये 0.75 से तो ज़्यादा ही है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इससे ऊपर बनेगा ऐसे। ये ग्राफ किसका बन गया, नीचे वाले का यानी कि पहले का, और एक ग्राफ बन गया दूसरे का। अब मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड हमने पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, फिर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हो। अच्छी बात, अच्छी बात। तो बच्चों अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमने पढ़ा था पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर a लेस देन 0 होगा तो हमने पढ़ा था पैराबोला डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों एक और बात कि ये जो भी ग्राफ होगा वो -x इज इक्वल टू -b/2a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है यहाँ पर अपवर्ड, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, इस लाइन के अबाउट इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। अगर ऐसा भी बन रहा है तो यही लाइन था, यहीं पे मिनिमा या मैक्सिमा फॉर्म होता था, यहाँ पे मिनिमा यहाँ पे मैक्सिमा। आप जाके देख लें या अगर सुने हुए हैं तो ये आपको याद आ रहा होगा, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -d/4a था। अगर पैराबोला डाउनवर्ड था तो मैक्सिमा का वैल्यू -d/4a था। अगर पैराबोला अपवर्ड था तो मिनिमा का वैल्यू -d/4a था। d इज इक्वल टू b² - 4ac था। ये सब आपको याद आ रहा होगा, अच्छी बात है। तो ग्राफ जो होगा जब भी x इज इक्वल टू -b/2a के सिमेट्रिक होगा। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूँगा, इसमें कुछ कुछ बातें डिस्कस करने लायक है। जैसे कि बच्चों पहली बात, रियल रूट्स और रियल में अनइक्वल रूट्स और सेम रूट्स
तो अनइक्वल रूट्स मान लो बच्चों यहाँ पर क्या है, x1 है और x2 है, तो ये रियल रूट्स कब आएंगे, d ग्रेटर इक्वल 0 पर। और ये कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ये कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब दोबारा ज़्यादा थेसिस नहीं दूंगा इस पर, है ना। इक्वल रूट्स जब d 0, यानी कि d 0 का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अच्छी बात है। तो जब बच्चों ये ग्राफ होगा, और यहाँ पे देखो इसमें भी पहला केस a ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस a लेस देन 0, तो पैराबोला अपवर्ड रियल रूट है। इसीलिए ग्राफ जो होगा x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2, यानी कि x1, 0 और x2, 0 से होके गुजरेगा। अब x1 पॉजिटिव निगेटिव है वो आप देख लेना, अगर x1 -3 रहेगा तो यहाँ से भी गुजरेगा। इतना तो आप समझदार हैं ही। तो कुछ ऐसे गुजर सकता है, या फिर ऐसे गुजर सकता है, या फिर ऐसे गुजर सकता है। दोनों रूट निगेटिव होगा तो ऐसे गुजरेगा, दोनों रूट पॉजिटिव होगा तो ऐसे, ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगर दोनों रूट साइन अपोजिट होगा तो ऐसे गुजरेगा। अगर a लेस देन 0 हुआ तो वही बात, फिर अगर दोनों रूट निगेटिव तो ऐसे गुजरेगा, दोनों रूट पॉजिटिव तो ऐसे गुजरेगा, अगर एक रूट पॉजिटिव निगेटिव तो ऐसे गुजरेगा, पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक है। अब बच्चों आ जाती है बात d लेस देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब b स्क्वायर लेस देन 4ac। यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब जो पैराबोला का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों भाई एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि हम किसका रूट कैसे पता कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके, मतलब y 0 करके। y 0 रहेगा तब तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही तो y 0 है। अब बच्चों इस केस में दो केस, पहला केस इसमें क्या है कि a ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा केस क्या है a लेस देन 0 है। तो इस केस में बच्चों पैराबोला अपवर्ड, अब पैराबोला अपवर्ड, अब देखना पड़ेगा कि ऐसे गुजरेगा, ये मिनिमा इधर भी हो सकता है। अब -b/2a कहाँ है ये देखना है, -b/2a कहाँ है वो चेक कर लेना, जहाँ पे होगा वहीं पे मिनिमा फॉर्म होगा। इधर भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, अब वो आपके ऊपर है बच्चों। अगर ये ऐसा है तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। रियल रूट्स नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा। मेरा काम अभी यही था, पैराबोला समझाना। पैराबोला में बच्चों वही बात एक दफ़ा और हो जाती है। कैसे? अगर एक्स वाई को हम रिप्लेस कर दें, जैसे एक्स इज इक्वल टू हम बोलने लगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी। इस केस में बच्चों अगर उसी तरह से होगा, बस x के जगह y हो गया है, यहाँ एक्स वाई में क्वाड्रेटिक है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ बच्चों अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला राइटवर्ड बनेगा, पैराबोला राइटवर्ड। कुछ ऐसे बनेगा, अभी ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है। इसमें भी वही कहानी चलाना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई समझदार हो आप लोग। अगर a लेस देन 0 हुआ बच्चों तो जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला लेफ्ट ओवर बनेगा। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। ये पैराबोला लेफ्टवर्ड बनेगा।
मैं कुछ और एनालिसिस आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ भी हम डी पता करेंगे, यहाँ भी डी पता करेंगे। डी वही होगा फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्या भाई, अगर ग्राफ बना रहे हैं हम, तो मान लो कि वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ x 0 है। मतलब कौन सा इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा आपको, ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी बच्चों अगर d ग्रेटर इक्वल 0 हुआ तो रियल रूट्स आएगा, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो रूट्स आएगा y1 और y2, यानी कि दो अलग अलग जगह पे y एक्सिस को कट करेगा ग्राफ। यहाँ x 0 होगा तभी तो x को 0 कर दिए, वहीं पे y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो y1 इज इक्वल टू y2 रहेगा। और जब ऐसा केस बनता है ना बच्चों, तो ग्राफ बस टच करके निकल जाता है, अगर y1 पॉजिटिव हो गया तो, नहीं तो ऐसे ही टच करके निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे टच करके निकल जाएगा। ये तो a लेस देन 0 के लिए था, ये ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसे था। आप समझदार हैं बाकायदा। यहाँ पे बच्चों जो मिनिमा या मैक्सिमा बनेगा उसी प्रकार से कंपेयर करके देख लो। मिनिमा या मैक्सिमा वो y के माइनस b/2a वैल्यू के लिए बनेगा। जब पैराबोला अपवर्ड, जब y x में क्वाड्रेटिक था तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इतना पे मैक्सिमम मिनिमा बन रहा था। अब जब y में क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा, या y मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आएगा वो माइनस b/4a फिर से आएगा, और d की वैल्यू फिर से वही है b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया। जब एक ही रूट होता है तो टच करके निकल जाता है। अगर वहाँ भी अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर d इज इक्वल टू 0 होता, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाता है। यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन 0 होता तो कहीं ना कहीं टच करके निकलता, चाहे यहाँ टच करके निकले, जो भी एक रूट आए। अगर a लेस देन 0 होता तो ऐसे निकलता। कहने का मतलब यही है कि बस फ़र्क यही हो जाता है, फ़र्क यही हो जाता है कि अगर x y में क्वाड्रेटिक हो जाए तो पैराबोला लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड बनता है, अगर y x में क्वाड्रेटिक हो जाए तो पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बनता है। यही बस फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। कुछ और बातें जो कि इम्पोर्टेंट है, कहाँ कट करेगा वो तो अब आप समझ गए, इतना समझदार आप हैं। अगर बच्चों कहीं रहे y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकली, अंडर रूट में x तो यहाँ हरदम ग्रेटर देन 0 होगा, और y इज इक्वल टू अगर रूट 16 है तो y इज इक्वल टू 4 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ -4 नहीं लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे y भी ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लीजिए आप, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। और उसमें भी कौन सा पार्ट, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसे बनेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, पर इसका भी सिर्फ हाफ पार्ट। ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स। और इस ग्राफ का जो ये पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट ये है y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। इसका भी स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन है बच्चों दो चीज़ों का, y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स और y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का। क्लियर हो गया? यहाँ पर अंडर रूट 25 5 होता है, -5 नहीं होता है। यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं x इज इक्वल टू रूट वाई रहे और x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई रहे, तो यहाँ x निगेटिव हो गया, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसको भी स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पर यहाँ y
का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबल है और x का वैल्यू सिर्फ निगेटिव पॉसिबल है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये वाला पार्ट यानी x इज इक्वल टू रूट वाई ऐसे बनेगा और x इज इक्वल टू ये वाला पार्ट माइनस रूट वाई ये वाला बन जाएगा। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट और नोट। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, एंजॉय कीजिए, राइट।